हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अध्याय 2 के धारा 26 से 38 के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, अध्याय 2 चल रहा है। अध्याय 2 में आपको पता है धारा 3 से हम शुरुआत हो और धारा 50 तक ये चलने वाला है। हम धारा 38 तक आज पढ़ लेंगे। धारा 25 तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, मतदान का अधिकार हमने लास्ट पढ़ा था। अब हम धारा 26 पर आ रहे हैं। तो देखो, धारा 26 में क्या है, मतदान का अधिकार हो गया। अब मत देने की रीति, मतदान कैसे करेंगे वो वाला लिखा हुआ। तो इसमें कोई खास बात थी नहीं, इसलिए मैंने इसको डिटेल में लिखा नहीं, बस मत देने की रीति के बारे में उल्लेख है। मत देने की रीति क्या, या तो मत पेटी में मत पत्र डालेगा या मतदान मशीन हो सकती है उसमें इस तरह का मत देगा, ये बात लिखी हुई है। तो इसमें कोई मत देने की रीति क्या है, मत देने का तरीका क्या होता है, मेरे ख्याल से आप सभी को पता है। तो लिखने की इसमें कोई विशेष बात थी नहीं और इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, इसलिए इसके डिटेल में था नहीं। अब धारा 27, ये धारा 27 इंपॉर्टेंट है, वैसे भी याद रखना है और इसके अंदर किस तरह से प्रावधान क्या है वो भी याद रखना है। आकस्मिक रिक्ति किस प्रकार भरी जाएंगी ये लिखा हुआ। अचानक से कोई पद खाली हो जाए, है ना, वो पद या तो त्याग पत्र दे दे या फिर उसकी मृत्यु हो जाए या वो किसी कारण से उसको हटा दिया जाए। अगर अचानक से उसका पद रिक्त होता है तो क्या होगा, पहला लिखा हुआ आकस्मिक रिक्ति यथाशीघ्र। देखो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ यथाशीघ्र उपनिर्वाचन से भरा जाएगा। तो ये तो पता है कि आकस्मिक अगर रिक्ति हो जाए तो ये उपनिर्वाचन से भरी जाएगी, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, यहां पर क्या लिखा हुआ यथाशीघ्र, और यहां से एग्जाम में सवाल बन सकता है। हमें देखो यहां पर आप लोकसभा में देखिए या फिर विधानसभा में देख लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में देख लीजिए, उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है। उपराष्ट्रपति में ऐसा ही होता है यथाशीघ्र। सभी का चुनाव, जिनका मैंने नाम लिया उपराष्ट्रपति को छोड़कर, उन सभी का चुनाव 6 महीने के भीतर भीतर करवाना होता है। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे, यहां पर 6 महीने की कोई डेट नहीं दी हुई है, यहां पर भी यही लिखा हुआ कि यथाशीघ्र उपचुनाव करवाया जाएगा। वो यथाशीघ्र के टाइम कितना है यहां पर मेंशन नहीं है। तो आकस्मिक रिक्ति का जो उपचुनाव है उसकी डेट यहां पर फिक्स नहीं है, ध्यान रखी जाने वाली बात है। जब उपचुनाव हो जाएगा, उपचुनाव में जो नवनिर्वाचित व्यक्ति आएगा वो शेष कार्यकाल के लिए ही होगा, पूर्ण कार्यकाल के लिए नहीं होता है। हमने पहले भी बात की थी, अगर नगर पालिका भी चुनाव होता है पूरी का तो वो भी शेष कार्यकाल के लिए आती है। तो शेष जो बचा हुआ कार्यकाल है, जैसे 1 साल ही बचा तो वो व्यक्ति 1 साल के लिए आएगा, 5 साल के लिए वो नहीं रहता। ऐसा नहीं कि वो अगली में भी 4 साल के लिए रहेगा, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ शेष कार्यकाल के लिए होता है। 1 साल बाद फिर वापस जब नया चुनाव होगा तो नया चुनाव लड़ना पड़ेगा, उसमें बस वो 1 साल के लिए। तो 2 बातें होगी, यथाशीघ्र चुनाव करवाया जाएगा, डेट मेंशन नहीं है, जो यहाँ पर याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है। यदि कोई आरक्षित सीट से रिक्ति हुई है, कोई रिजर्व सीट थी, कोई आरक्षित सीट से रिक्ति हुई है, कोई रिजर्व सीट थी एससी की, एसटी, ओबीसी, महिला वर्ग की, तो पुनर्निर्वाचन भी उसी आरक्षित वर्ग से होगा। ऐसा नहीं होगा कि एससी सीट खाली हुई तो आप कोई भी कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट अनारक्षित वर्ग का भी लड़ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। महिला है तो महिला ही वापस चुनाव लड़ेगी। अगर नगर पालिका, शॉर्ट में लिखा मैंने, नगर पालिका की पदावधि 6 मास से कम का समय बचा हो। अब देखो नगर पालिका कार्यकाल ही खत्म होने वाला, 6 महीने में वैसे ही चुनाव होने वाले हैं, तब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे सकती है भी अगले चुनाव तक ये नहीं किया जाए चुनाव। नॉर्मली यही होता है, अगर 6 महीने से कम का टाइम बचा है तो फिर उपनिर्वाचन यहाँ पर नहीं होता। तो इस प्रकार से आकस्मिक रिक्ति भरी जाती है। इसके बाद आता है धारा 28 निर्वाचन अपराध। ठीक है, निर्वाचन अपराध। अब क्या है निर्वाचन अपराध में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये वैसे जो हमारे एमएलए एमपी इनके चुनाव होते हैं उनके लिए बना हुआ 1951 में। उसमें वर्णित जो भी निर्वाचन अपराध लागू होते हैं वो सब के सब इन पर भी यहाँ पर निर्वाचन अपराध लागू होंगे। निर्वाचन के समय अपने नाम निर्देशन पत्र या शपथ पत्र या फिर घोषणा या कथन में अगर मिथ्या सूचना दी है, मिथ्या घोषणा कोई करता है या फिर कोई सूचना जानबूझकर छिपाता है तो भी ये निर्वाचन अपराध कहलाएगा। इसके लिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इसको रेड कलर किया, 6 मास का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों ही से सजा से दंडनीय हो सकता है। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो निर्वाचन अपराध में 6 मास का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है या फिर दोनों ही सजा हो सकती है। 29 में आता है भ्रष्ट आचरण। यहाँ पर भी आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, बड़ा डिटेल में दिया हुआ है भ्रष्ट आचरण के बारे में। ये अगर कोई भ्रष्ट आचरण करता है तो वो भी ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई में, ये डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए आधार बनता है भ्रष्ट आचरण। यहाँ पर सिर्फ भ्रष्ट आचरण के बारे में लिखा हुआ, लेकिन आगे के धारा में हमें देखने को मिलेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन इस धारा के अधीन अगर कोई दोषी पाया जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। किसी उम्मीदवार, देखो यहाँ पर मैंने जो रेड किया इसका मतलब है कि ये सभी पर लागू हो रहा है। और इसके आगे मैंने देखो जब हम एक्ट पढ़ेंगे आप देखोगे एक्ट में तो क्या कि हर बात में वही बात रिपीट कर रहा है। हर बात जब अलग अलग उपखंड लिख रहा है उसके, तो यही बात वापस रिपीट कर रहा है। मैंने रिपीट नहीं की, मैंने एक बार ही लिख दिया। किसी उम्मीदवार हो
चाहे उसका कोई एजेंट हो या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई अन्य व्यक्ति भी हो, उनके द्वारा ये भ्रष्ट आचरण अगर किया जाता तो ये सभी पर लागू होता है। उससे जुड़ा हुआ कोई अन्य व्यक्ति भी है, अगर वो भी भ्रष्ट आचरण कर रहा तो डिस्क्वालीफाई कौन हो जाएगा? उम्मीदवार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको सजा मिलेगी, सजा इसी को मिलेगी क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं कर रहा लेकिन इनडायरेक्टली करवा रहा है, ठीक है ना, तो भी ये डिस्क्वालीफाई यही होगा। किसी भी व्यक्ति को इनके द्वारा, या तो खुद उम्मीदवार या उसका कोई एजेंट या उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की रिश्वत देने की कोशिश करता है या फिर कोई प्रलोभन देता है या फिर कोई परितोषण का मतलब कोई भी धन इनाम देने की कोशिश कर रहा है, धन या फिर अन्य रूप में किसी भी प्रकार का धन भी हो सकता है, धन के अलावा और भी आजकल आपको पता है कि क्या क्या चीजें बढ़ती है, तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं। अन्य रूप में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से भी देता हो जिसका उद्देश्य हो को। देखो यहाँ पर अब आप कहोगे सर गुड़ देते हैं, अब इसमें इन चीज़ों में आप जब इसको डिटेल में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कुछ ऐसी चीज़ें जो सद्भाव के तौर पर दी जा रही है, वो चीज़ें इसमें काउंट नहीं होती, लेकिन सीधा सीधा सिर्फ प्रलोभन देकर वोट खरीदे जा रहे हैं, वो इस भ्रष्ट आचरण में आता है। तो एक तो देखो इसका उद्देश्य, जो रिश्वत दे रहा है इसका उद्देश्य अगर ये है कि किसी अन्य उम्मीदवार को अपना नाम वापस लेना, आपको पता होगा इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें पता है, वो सब इसके भ्रष्ट आचरण में आता है। लेकिन ऐसा होता है, किस तरह से होता है कि भाई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति खड़े हो गए, एक को वापस बैठाने के लिए बहुत कुछ दिया जाता है उसको, अगर ऐसा कोई देता है तो वो भ्रष्ट आचरण में आता है। वो चोरी छिपे दिए जाते हैं, खुलेआम नहीं दिए जाते, भाई ये लो पैसा तुम बैठ जाओ। अगर कोई ऐसा देता है तो ये भ्रष्ट आचरण में आता है, उसका चुनाव वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। किसी अन्य उम्मीदवार को अपना नाम वापस लेने के लिए, किसी निर्वाचक को वोट देने, भी खुद को वोट देने या वोट देने से मना करने के लिए भी देता हो तो भी ये भ्रष्ट आचरण में आता है, डिस्क्वालीफाई हो सकता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दूसरे उम्मीदवार में हस्तक्षेप का प्रयत्न करता है या उसे डराता है, धमकाता है, उसे सामाजिक बहिष्कार की धमकी देता है या फिर इस तरह देवी विपदा, मतलब उसको कुछ इस तरह से डराता है ना, कुछ इस तरह से हो जाएगा या फिर ऐसा करा देंगे या फिर ऐसा, तो इस तरह की कोई भी देवी विपदा मतलब देवी विपदा का मतलब है कि धार्मिक रूप से उसे डराना करना, इस तरह का जो चीज आती है वो देवी विपदा में कह सकते हैं। या फिर जैसे आप कहते हैं ना जादू टोना कराना, वो भी इसी के तहत देवी विपदा में इसको कह सकते हैं। तो ये, अथवा कोई भी धमकी देना, अन्य कोई भी धमकी देना, तो अगर इस तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर रही है तो मतदाता को या फिर किसी अन्य उम्मीदवार को भ्रष्ट आचरण के तहत आता है। यहां पर मैंने रेड करके एक बात लिखी है, लोक नीति की घोषणा करना हस्तक्षेप नहीं समझा जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई आम जनता के बीच में कोई घोषणा करता है कि घोषणा पत्र आपने, है ना, यहाँ पर जो होता है वो मैनिफेस्टो देखा होगा, ये कई बार चुनाव के सामने तो जो घोषणा पत्र है वो इसमें नहीं आता है। यानी कोई अगर घोषणा भी करता है, भले ही वो लोक लुभावन घोषणा हो, तो ऐसी घोषणा इस भ्रष्ट आचरण के तहत नहीं आता है, ऐसा वो कर सकता है। तो घोषणा पत्र, इसको मैं घोषणा पत्र लिख सकता हूँ। कोई अपना घोषणा पत्र जारी करता है कि मैं चुनाव के बाद ये कर दूंगा आपके लिए, भले वो करे या नहीं करे वो बात अलग है, लेकिन अगर घोषणा करता वो उसके तहत वो ऐसा कर सकता है, ऐसा भ्रष्ट आचरण में नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर, ठीक है, ये आधार लिखे हुए, मत देने अथवा मत देने से मना करता है, मत देने से विरोध करने का प्रयास करता है, मतलब ये कहता है भाई इस धर्म के व्यक्ति को वोट नहीं देना या इस जाति के व्यक्ति को वोट नहीं देना है या फिर इस समुदाय के व्यक्ति को वोट नहीं देना, अथवा इन आधारों पर घृणा भी फैलाने का काम करता है, या कोई राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक या उनकी दुहाई देकर वोट मांगता है, ठीक है ना, तो भी ये भ्रष्ट आचरण के आधार पर आता है। यहाँ पर एक बात लेकिन, हालांकि अगर उसका कोई उसका चुनाव चिन्ह इस तरह का है जो राष्ट्रीय प्रतीक से है तो वो भ्रष्ट आचरण में नहीं आता, उसका प्रचार वो कर सकता है, ठीक है ना, ये इसके तहत नहीं आता है। सती प्रथा या उसके कर्म का प्रचार करना या गौरवान्वयन करना, ये सती प्रथा अधिनियम के तहत खिलाफ है, इसलिए सती प्रथा निवारण अधिनियम जो बना था 1987 का, उसके तहत इसका निरोध किया गया है। तो सती प्रथा का कोई गौरवान्वयन नहीं कर सकता कि उसकी फैमिली से जुड़ा हुआ है या उसकी फैमिली में ऐसा चीजें हुआ है इसलिए उसको वोट देना चाहिए, ये चीजें नहीं की जा सकती, भ्रष्ट आचरण में आता है। किसी अन्य उम्मीदवार के बारे में ऐसे मिथ्या तथ्यों का प्रकाशन करना जो कि उसके निर्वाचन को खतरे में डाल सकता है, उसका प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, वो भी भ्रष्ट आचरण में आता है। वोटर्स को ध्यान देना, ये छोटी सी बात है, आपने कई बार देखी होगी, वोटर्स को मतदान केंद्र पर वाहन द्वारा लाना ले जाना, ये भी भ्रष्ट आचरण में आता है, ऐसा भी नहीं किया जा सकता है, भ्रष्ट, है ना, करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। आप वोटर्स को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो एक तरह से वो भी एक तरह का प्रलोभन हो गया इनडायरेक्टली, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। वो अपने स्वयं के खर्चे पर जाता है, हालांकि हम ऐसा खूब देखते हैं
ठीक है ना, पर वो इनडायरेक्टली होता है, भी अपने खर्चे पे जा रहे हैं। ओके, ऐसा कोई व्यय, ऐसा कोई भी व्यय जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, ऐसा कोई भी खर्च जो इस नियम का उल्लंघन करता है, वो सब भ्रष्टाचार में आएगा। इसके साथ ही इन वर्गों के व्यक्तियों से भी अगर सहायता लेने का प्रयास करता है तो भी वो भ्रष्टाचार में आता है। दोनों पर खतरा है। कोई राजपत्रित अधिकारी है, संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है, पुलिस बल के सदस्य, आबकारी अधिकारी या राजस्व अधिकारी है, जिसमें पटवारी और इस तरह के अधिकारी और आते हैं, उन पे या सरकारी सेवा के व्यक्तियों का ऐसा कोई भी अन्य वर्ग जो विहित किया जाता हो, उनसे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं ले सकते। ये आपको पता होगा, जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो ये लोग सीधे सीधे चुनाव में भागीदारी नहीं कर सकते, क्योंकि उस व्यक्ति की निर्वाचन पर ये खतरा पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं धारा 30 की। धारा 30 में क्या है? निर्वाचन संबंधी मामलों का सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होना, यानी सीधी सी बात है, निर्वाचन संबंधी कोई भी मामला होगा वो सिविल कोर्ट की अधिकारिता में नहीं आएगा, ये लिखा हुआ है। धारा 31 बात करता है निर्वाचन याचिका किस तरह से जारी हो सकती है, कहाँ जारी होगी, क्या शर्त है, उसके बारे में। निर्वाचन याचिका मतलब याचिका दायर करनी है, कोई आपको संदेह हुआ है कि चुनाव में कुछ न कुछ घपला हुआ है भ्रष्टाचार के तहत, तो यहाँ पर आप याचिका कर सकते हैं। क्या इसके बारे में प्रावधान? नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के विरुद्ध, कोई व्यक्ति निर्वाचित हो गया है, उसके निर्वाचन के विरुद्ध ऐसी याचिका कौन दायर कर सकता है? पहली बात तो वो उम्मीदवार ही दायर करेगा या उस क्षेत्र का कोई निर्वाचक दायर करेगा, दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। और निर्वाचन के 1 महीने के भीतर करना पड़ेगा, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 महीने के भीतर, है ना, तो ये याद रखना, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। नगर पालिका क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समक्ष विहित रीति से प्रस्तुत की जा सकती है। देखो यहाँ पर जिला न्यायाधीश की बात हो रही है, जिला न्यायाधीश वो जरूरी नहीं कि वो सिविल हो, तो यहाँ पर किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट, इसका आधार क्या क्या है? आधार मैंने लिख दिया है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि जो निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है उसका आधार। तो देखो उम्मीदवार, देखो ऐसा हो सकता है कि जिसने निर्वाचन चुनाव लड़ा भी था और लड़ने के बाद वो जीत भी गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस तारीख को जो क्वालिफिकेशन जो उसको पूरी करनी थी, वो क्वालिफिकेशन उस टाइम पूरी नहीं कर पा रहा था, यानी वो उस समय डिसक्वालीफाई था, तो ऐसा व्यक्ति, उसके खिलाफ निर्वाचन याचिका जा सकती है। धारा 29 में, अभी हमने सारे भ्रष्ट आचरण के बारे में पढ़ा था कि धारा 29 में सारा भ्रष्ट आचरण के बारे में लिखा हुआ, तो विनिर्दिष्ट जो भी भ्रष्ट आचरण किया गया हो या उसके पक्ष में अन्य के व्यक्ति द्वारा कोई भी भ्रष्ट आचरण किया हो, वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके खिलाफ निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है। कोई नामांकन अनुचित रूप से खारिज कर दिया गया हो, है ना, जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति ही जो चुनाव लड़ रहा है वो ही ऐसा करे, उनके साथ मिले हुए वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है, निर्वाचन अधिकारी है, वो भी ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी कोई व्यक्ति था जो, जैसे मान लो कि ऐसा हो रहा है कि 2 व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा, 2 के खिलाफ टक्कर थी, लेकिन उस बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का भी नामांकन खारिज कर दिया, हो सकता है वो तीसरा व्यक्ति चुनाव लड़ता तो उसके पक्ष में कोई वोट जाते और वो व्यक्ति जो जीतने वाला था वो उसको कम वोट मिलते और वो हार जाता। तो किसी अन्य व्यक्ति का भी अगर नामांकन अनुचित रूप से खारिज कर दिया है तो ये भी एक आधार बनता है। किसी अन्य की नामांकन की अनुचित स्वीकृति, ये भी आधार बनता है, ठीक है। किसी मत को अनुचित रूप से ग्रहण करना, नामंजूर करना या खारिज करना, कोई भी मत है उसको चाहे अनुचित रूप से चाहे ग्रहण करो चाहे नामंजूर करो, खारिज करो, वो भी इस याचिका का आधार बन सकता है। इस अधिनियम के किसी नियमों या आदेशों का अनुपालना, देखो अनुपालना नहीं है, अनुपालना है, कोई इस अधिनियम का कोई नियम है, आदेश है, उसका पालन नहीं किया है तो भी याचिका का एक आधार बनता है। निर्वाचन याचिका की सुनवाई में जिला न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया, प्रोसीजर क्या होगा, ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगा जो विहित की जाए, यानी जो इस अधिनियम में लिखी हुई है। ये हो गया धारा 31। अब आते हैं धारा 32 पर। ये जिला न्यायाधीश, अब जिला न्यायाधीश ने मान लो कोई भी अपना निर्णय दिया, इस निर्णय के, इस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकते हैं या नहीं, तो पहली बात है कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं वो बात है, अपील कहाँ कर सकते हैं, हाई कोर्ट में की जा सकती है, बस यही कोर्ट है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती, इसका निर्णय अंतिम रहेगा। कब कर सकते हैं, आदेश के 30 दिन के भीतर, इसका जो आदेश आया उसके 30 दिन के भीतर यहाँ पर करना। पहले तो वहां पर 1 महीने था, अब यहाँ पर 1 महीना और है। 30 दिन की अवधि के बाद भी यदि उच्च न्यायालय की नजर में कोई पर्याप्त कारण है कि इस कारण से वो ऐसे अपील नहीं कर पाया, तो भी वो अपील सुन सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि अपील ऐसे आदेश के विरुद्ध है जिसमें, यदि अपील ऐसे आदेश के विरुद्ध है जिसमें सभी को या किसी भी निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पर जो जिला न्यायाधीश है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसने ऐसा आदेश दिया कि सारे निर्वाचनों को हम रद्द करते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी एक निर्वाचित उम्मीदवार को रद्द कर दिया, तो ये एक बड़ी सीरियस बात है। ऐसे आदेश पर हाई कोर्ट पहले तो रोक लगा सकता है, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर रोक लगा सकता है, उसके बाद वो सुनवाई करेगा। अभी तो कि जो उसका आदेश है
अभी हो सकता है उसमें 2 महीने 3 महीने भी लग जाए हाई कोर्ट की सुनवाई में, तब तक उस आदेश पर वो रोक लगा सकता है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहां पर दिए। हाई कोर्ट 3 माह के भीतर भीतर उस अपील को अंतिम रूप से अवधारित करेगा, यहां पर ये लिखा हुआ, तो 3 महीने के अंदर अंदर उसको ये काम पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट, समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त होने की दशा में क्या प्रक्रिया रहेगी। मान लो कि ऐसा केस हो जाए, एक इस तरह का सिनेरियो कि सारे के सारे उम्मीदवारों का निर्वाचन रद्द हो गया, इस केस में क्या हो सकता है। तो इस केस में लिखा था नगर पालिका के चाहे सभी सदस्य या उसके सदस्यों की कुल संख्या के 2/3, 100 में से अगर यहाँ पर 67%, 2/3 भी अधिक सदस्यों का निर्वाचन धारा 31 के अधीन या धारा 32 के अधीन, देखो धारा 31 में था जिला मजिस्ट्रेट और यहाँ पर 32 में था हाई कोर्ट में जाने के बाद भी अगर ऐसा हो जाता है, अपील किए न जाने पर अगर शून्य घोषित कर दिया जाए, तब राज्य सरकार नगर पालिका को विघटित कर देगी। या तो सारे के सारे सदस्य, अब सारे के सारे सदस्यों को चुनाव जो है वो एक तरह से रद्द कर दिया गया है, फिर 2/3 सदस्यों का भी रद्द कर दिया गया है, तो वो नगर पालिका ही विघटित हो जाएगी। उसके बाद आदेशों और विनिश्चय की अंतिमता, किसका आदेश अंतिम होगा, यहां पर यह लिखा हुआ धारा 31 के अधीन जिला न्यायाधीश का जो आदेश है वो धारा 32 के अधीन रहते हुए, धारा 32 के अधीन उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए अंतिम तथा निश्चायक होगा। यानी इस बात को अगर मैं थोड़ा समझाऊं तो इसका मतलब है कि जो जिला न्यायाधीश ने जो निर्णय दिया वो एक तरह से अंतिम है, लेकिन वो धारा 32 के अधीन हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा। मान लो कि यहां पर जिला न्यायाधीश ने कोई आदेश दिया है और हाई कोर्ट का आदेश भी वैसा ही रहता है, तो वही अंतिम और निर्णायक माना जाएगा। लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि हाई कोर्ट के अधीन होने का मतलब अंतिम निर्णय किसका रहेगा, अंतिम निर्णय तो हाई कोर्ट का ही रहेगा। इस धारा में ऐसा लिखा हुआ है कि जिला न्यायाधीश का अंतिम रहेगा, लेकिन ये बात डालते हैं कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन रहेगा, यानी जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया वो मानना पड़ेगा, यानी अंतिम रूप से ये है उच्च न्यायालय, इसके बाद कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। धारा 35 में क्या लिखा हुआ, धारा 35 में डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ, निर्भरता क्या होगा, तो इसमें एक तो लिखा हुआ धारा 28 में अभी हमने बात की कि जो निर्वाचन संबंधी अपराध है अगर वो आता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। धारा 29 में जो भ्रष्ट आचरण लिखा हुआ, हमने धारा 29 में सिर्फ भ्रष्ट आचरण क्या क्या हो सकते हैं वो लिखा था, यहां लिखा हुआ अगर धारा 29 में से संबंधित कोई भ्रष्ट आचरण करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालीफाई के बारे में बात यहां लिखा हुआ है। ऐसे निर्भरता की अवधि दोषी ठहराए जाने की तारीख से 6 वर्ष की होगी। अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है इनमें से तो 6 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और मैंने आपको बताया 6 साल का मतलब क्या होता है, 6 साल का मतलब ये होता है कि वो 2 चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस बार का तो होगा ही होगा, 5 साल बाद चुनाव होगा तो भी वो नहीं लड़ पाएगा क्योंकि 6 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया। निरर्हता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना, ये अधिकार किसके पास है, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग लेखबद्ध कारणों से, यानी उसे भी कारण बताना पड़ेगा, लेखबद्ध लिखित में कारण बताना पड़ेगा, इस लिखित कारणों से वो निरर्हता को हटा सकता है वापस। दोषी साबित हो गया उसके बाद भी राज्य निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो निरर्हता को हटा सकता है या फिर उसकी कालावधि में कुछ कमी भी कर सकता है। ये धारा 36 में लिखा हुआ है। यहां से इस धारा 35 को आप इंपोर्टेंट लिख सकते हैं, यहां से वो डिस्क्वालिफिकेशंस दी हुई है। धारा 37 में क्या है, अपने पद की शपथ, और उसके बाद धारा 38 लास्ट पढ़ेंगे, उसमें त्याग पत्र के बारे में। पद की शपथ, निर्वाचन हो गया है ना, यहाँ तो इसमें हमने जो पढ़ा है देखो निर्भरता और सारी चीजें, लेकिन अब निर्वाचन हो गया उसके बाद क्या है, शपथ लेंगे। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष विहित प्रारूप में, जो उनका शपथ का प्रारूप होता है उसमें शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ तो प्रतिज्ञान एक ही चीज है। शपथ नॉर्मली ईश्वर को साक्षी मानकर हम शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञान यानी वो सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता है। तो जब किसी ईश्वर को नहीं मानते तो ऐसा भी लिख सकता है वो सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करेगा, यानी दोनों की बात शपथ ही हो रही है। यदि कोई सदस्य प्रथम बैठक जो हो रही है, प्रथम बैठक से बात हो रही है, निर्वाचन से बात नहीं हो रही है, अधिसूचना जारी करने से जो भी काउंट होता है वो प्रथम बैठक से काउंट होता है। 5 साल काउंट होगा वो प्रथम बैठक से 5 साल काउंट होगा। तो प्रथम बैठक की तारीख से 1 महीने के भीतर अगर शपथ ग्रहण नहीं करता है तो उसका स्थान ऑटोमेटिक खाली माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा, ठीक है। हालांकि इस काल अवधि में वह समय शामिल नहीं है जिसमें ऐसा सदस्य विचाराधीन कैदी हो या निरुद्ध किया जाए या फिर राजनीतिक कैदी के रूप में जेल में रहा हो। देखो ये जो अधिनियम बनाने वाले को भी पता है कि ये बहुत नॉर्मल बातें हैं, है ना, कि ऐसे लोग जेल में भी जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो अब मान लो कि ऐसा बहुत चलता है, दोनों में एक दूसरे के जो प्रतिपक्षी होते हैं विपक्षी होती है, बहुत सारे अलग अलग केस लगते हैं, उस बीच में पता हो कि सजा हो गई व्यक्ति को, है ना, 2 महीने जेल में, लेकिन वो चुनाव भी जीत जाता है। तो वो चुनाव जीत जाता है, लेकिन उस बीच में अगर वो जेल में भी है तो वो अवधि काउंट नहीं होगी, ये बात लिखी हो। तो 1 महीने के भीतर भीतर उसे
शपथ लेनी पड़ती है, लेकिन अगर जेल में है तो वो समय उसमें काउंट नहीं होगा, 1 महीने में वो बैठक में उपस्थित होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, पद की शपथ वो अधिकारी दिलाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित अधिकारी है, और 1 महीने के भीतर भीतर लेनी पड़ती है। ये लास्ट धारा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज की इस वीडियो की, धारा 38 त्याग पत्र, ठीक है। कोई भी सदस्य कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है यहाँ पर, द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित उस आशय का, ये मैंने एज इट इज वहां पर बात लिख दी है, मुझे लग रहा था कि हाँ यहाँ पर ये कुछ बातें लिखनी चाहिए। तो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित नोटिस अध्यक्ष को देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा, है ना। तो त्यागपत्र किसको देता है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वो अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। कोई भी सदस्य अगर त्यागपत्र देना चाहे तो अध्यक्ष को देगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है अपनी सदस्य। अध्यक्ष त्यागपत्र की बात करूं, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है, अध्यक्ष को देकर अपनी सदस्यता त्यागपत्र दे सकेगा। और ऐसा त्यागपत्र नोटिस की तारीख से, ठीक है, ये लिखित नोटिस जिसकी हम बात कर रहे थे, उस तारीख से 15 दिन की समाप्ति के पश्चात या फिर अध्यक्ष त्यागपत्र स्वीकार कर ले, उसी तारीख से वो प्रभावी हो जाएगा। जो भी पहले हो, जब अगर 15 दिन नहीं हुए, अध्यक्ष ने देते ही अगर स्वीकार कर लिया तो वहीं से इस्तीफा उसका मान लिया जाएगा, या फिर अध्यक्ष ने कुछ विचार नहीं किया लेकिन 15 दिन हो गए तो भी उसका त्यागपत्र मान लिया जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। एक बार शॉर्ट में वापस रिवीजन कर लेते हैं 5-7 मिनट में, ताकि एक बार सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। हमने 26 से स्टार्ट किया। निर्वाचन में मत देने की रीति क्या होगी, मतपत्र से हो सकता है, या फिर वोटिंग मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, ईवीएम मशीन, उससे हो सकता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो किस प्रकार भरी जाएंगी, यथाशीघ्र भरी जाएगी, उपचुनाव से भरी जाएगी। उपचुनाव कितने टाइम में कराएगा, यथाशीघ्र होगा, टाइम नहीं लिखा हुआ, ये बात यहाँ पर याद रखनी है। नवनिर्वाचित व्यक्ति शेष कार्यकाल के लिए होगा, पूर्ण कार्यकाल के नहीं होगा। रिजर्व सीट से कोई खाली हुआ है तो रिजर्व व्यक्ति ही वहां पर आएगा, दूसरा नहीं आ सकता है। और 6 महीने से कम का टाइम बचा हो तो नॉर्मली चुनाव नहीं करवाए जाते हैं, ये 27 में लिखा हुआ है। 28 में निर्वाचन अपराध लिखा हुआ, निर्वाचन अपराध की बात यहाँ पर आ गई। 29 में लिखा हुआ भ्रष्ट आचरण, अगर कोई भ्रष्ट आचरण करता है तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अभी हमने 35 में यहाँ पर पढ़ा था। भ्रष्ट आचरण के क्या क्या है वो सारा का सारा लिखा हुआ। कोई भी रिश्वत देता है, धन देता है, धमकाता है, ये सारे के सारे यहाँ पर लिखा हुआ है। वोटर्स को प्रभावित करने का प्रयास करता है, किसी तरीके से प्रलोभन देके, या भी जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसको प्रभावित करने की कोशिश करता है। हालांकि घोषणा पत्र जो होता है, लोक नीति घोषणा पत्र, वो इसमें नहीं आता है। धर्म, जाति, मूल, वंश, समुदाय, भाषा के नाम पर घृणा फैलाता है या इसके नाम पर वोट देने की कोशिश करता है तो भी वो इस भ्रष्ट आचरण के तहत आता है। सती प्रथा का गौरवान्वयन करना, ये भी भ्रष्ट आचरण के तहत आता है। मिथ्या तथ्य को प्रकाशन करना, वोटर्स को मतदान केंद्र पर वाहन पर लाना ले जाना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम कंफ्यूजन हो सकते हैं कि वाहन से लाना ले जाना ये तो कहाँ होती है, नॉर्मल हम देखते ही हैं, पर यह भी भ्रष्ट आचरण के तहत प्रलोभन देने के तौर पर आता है। और इन जो ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी, इनसे सहायता लेना, ये भी भ्रष्ट आचरण के तहत आता है। फिर हमने यह पढ़ा था कि धारा 30 में निर्वाचन संबंधी मामला सिविल कोर्ट से बाहर होंगे। निर्वाचन याचिका कौन दायर कर सकता है, या तो उम्मीदवार दायर करिए, उस निर्वाचक के द्वारा यहाँ पर निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है। कहाँ पर, जिला न्यायाधीश के समक्ष। अब यहाँ पर जिला न्यायाधीश के पास आ गई। आधार क्या हो सकता है, वो किसी भी कारण से डिस्क्वालीफाई था, भ्रष्टाचरण किया हुआ, नामांकन अनुचित रूप से किसी का खारिज कर दिया हो, अस्वीकृत कर दिया हो, वोट में हेराफेरी की हो, उस मामले में यहाँ पर ये जा सकता है, जिला न्यायाधीश सुनवाई करेगा। अब क्या होगा, जिला न्यायाधीश ने कोई आदेश दिया तो उस आदेश के विरुद्ध कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाया जा सकता है, अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर हमने बात की थी, ये आधार हो गया। 1 महीने के भीतर भीतर यहाँ पर निर्वाचन याचिका जारी करनी पड़ेगी। तो पहली जो निर्वाचन याचिका जिला मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, उसके आदेश के बाद 1 महीने के अंदर अंदर हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं 30 दिन के भीतर। हाई कोर्ट चाहे तो अगर उसको पर्याप्त कारण लगता है तो तारीख बढ़ भी सकती है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिला न्यायाधीश के आदेश में अगर वो सभी को निर्हरित घोषित कर दे तो उस पर हाईकोर्ट रोक लगा सकता है जब तक कि सुनवाई पूरी नहीं हो जाए। 3 महीने के भीतर भीतर उसे सुनवाई पूरी करनी पड़ेगी। अगर किसी कंडीशन में 2/3 उम्मीदवारों का भी निर्वाचन रद्द हो जाता है या सभी का रद्द हो जाता है तो राज्य सरकार ऐसी नगर पालिका को विघटित कर देगी और आदेश और विनिश्चय अंतिम होता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है, अगर वो हाई कोर्ट का आदेश भी वैसा है तो वो अंतिम और निर्णायक रहेगा। और मेन बात यह है कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो अंतिम रहेगा, ठीक है ना, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है 35 में, याद रखना चाहिए, भ्रष्ट आचरण कर रहा हो चाहे निर्वाचन संबंधी अपराध, डिस्क्वालीफाई होगा। और अगर डिस्क्वालीफाई होता तो वो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होता है। राज्य निर्वाचन आयोग चाहे तो निरर्हता को हटा सकता है या फिर उसकी कालावधि को कम कर सकता है, धारा 36। पद की शपथ, धारा 37।
अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य विहित अधिकारी के समक्ष शपथ लेगा, 1 महीने के भीतर लेनी पड़ेगी, 1 महीने के भीतर नहीं लेता है तो पद खाली माना जाएगा ऐसा। लेकिन इस टाइम में अगर वो जेल में है तो वो काल नहीं माना जाएगा। त्याग पत्र, तो त्याग पत्र अध्यक्ष को दे सकता है और 15 दिन के भीतर, नोटिस की तारीख के 15 दिन के भीतर या फिर अध्यक्ष त्याग